इत्थं पापगतिं वीक्ष्य भ्रातॄणां च पितुस्तथा धर्मः सस्मार शंभुं वै तदा धर्मावनं प्रभुं। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज का जो कार्यक्रम है वो दाम्पत्य में पति और पत्नी इन दोनों को गर्भाधान से संबंधित, जब आप गर्भाधान करने जा रहे हैं तब किन विषयों का ध्यान रखना होगा। इसमें तिथियां तो विशेष मायने रखते ही हैं, साथ ही साथ इसमें ये बात भी मायने रखती है कि जिस दिन आप गर्भधारण करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस दिन आप गर्भाधान की कोशिश कर रहे हैं, उस दिन की ग्रह स्थिति कैसी है ना। क्योंकि कई बार जब नपुंसक बालक का जन्म होता है ना, नपुंसक का जन्म होता है तो वो आधान काल पर ही निर्भर करता है। जब किसी नपुंसक व्यक्ति का या स्त्री का जन्म होता, पुरुष स्त्री का जन्म होता है, तो वो उस दिन के ग्रह स्थिति पर यह बात निर्भर करती है कि उस बच्चे का गर्भाधान कब हुआ था। हमें इसको समझना होगा और एक प्रतापी, समृद्धशाली, पौरुषत्व के गुणों से युक्त, श्रेष्ठ और प्रभावशाली संतति के उत्पन्न करने के लिए ग्रहों के अध्ययन की कितनी आवश्यकता होती है और किन किन विषयों का अध्ययन होना आवश्यक होता है, आज के कार्यक्रम में आपको यही पता चलेगा। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है। बिल्कुल शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है वो शिवपुराण का है, जिसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा। लाइव होता हूं मैं इसी चैनल पे रात्रि 8:15 प्रत्येक शनिवार को, जहां आपकी कुंडली का अध्ययन करता हूं। ग्रह स्थिति तो चलो ठीक है, मैंने बोर्ड बनाया है, वो तो मैं समझाऊंगा ही, पर रजस्वला होने के बाद, रजो निवृत्ति होने के बाद, रज की वीर्य से जब संबंध होती है तब पुरुष और स्त्री का सांसारिक निर्माण होता है। रजस्वला होने के 4 दिन बाद की जो रात्रि होती है, रज जिस दिन आया उस दिन से 4 रात्रि का जो काल होता है उसे निषिद्ध काल माना गया है। इस दौरान हमें गर्भाधान की कोशिश नहीं करनी चाहिए, यहां तक कि संबंध भी नहीं, समागम भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद सम और विषम का तो ख्याल चलो होता ही है, उसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं। सिर्फ सम और विषम का ही ख्याल नहीं रखा जाता है, उसमें बहुत सारी चीजें कि किस दिन रज और वीर्य का मेल हो रहा है, वो सम है या विषम है, इस पर भी संतति पुरुष और स्त्री का। पर मेरा ध्यान उस तरफ नहीं है, पुरुष और स्त्री का ये कार्यक्रम नहीं है। ये कार्यक्रम है कि हमें ग्रह स्थिति कौन सी देखनी चाहिए। तो विचार करिए, अगर जिस दिन आप गर्भाधान की कोशिश कर रहे हैं, है ना, 4 रात्रि के बाद, 5 भी मान सकते हैं, 5 रात्रि के बाद, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, ऐसे, और प्रत्येक वार या प्रत्येक दिन, जिस दिन को आप गर्भाधान कर रहे हैं उससे संबंधित, उस तिथि से संबंधित गर्भाधान के विशेष महत्व होते हैं, है ना। प्रतापी हो, धार्मिक हो, नपुंसक हो, कैसा संतान पैदा हो, है ना। तो कहने का अर्थ है ग्रह स्थिति में किस बात का ध्यान रखना चाहिए जब गर्भाधान करने जा रहे हो। तो कोशिश करें कि, ये मैं उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन आपको कुंडली पे घटित होना होगा, उस दिन का समय देखना है, उस दिन की आकाश की स्थिति देखनी है। तो कभी भी जिस दिन आप गर्भाधान करने की कोशिश कर रहे हैं उस दिन चंद्रमा वृष राशि में और सूर्य की दृष्टि चंद्रमा पे न पड़ती हो। जिस दिन आप गर्भधारण करने जा रहे हैं उस दिन की ग्रह स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि सूर्य और चंद्रमा बिल्कुल आमने सामने ना हो, या फिर अगर ये चंद्रमा उच्च के नहीं हैं, अगर सूर्य अपनी राशि के बैठे हैं और अगर चंद्रमा पर उनकी दृष्टि जा रही है तो यह सिद्धांत भी लागू होगा। जैसे मैंने अभी यहां चंद्रमा को 2 नंबर की राशि में बिठाया था,
उस समय मैंने सूर्य को किसी भी राशि में बिठा दिया था। लेकिन अगर सिंह राशिगत चंद्रमा हो और चंद्रमा सिंह राशिगत सूर्य हो और उस सूर्य के ठीक सामने जिस दिन चंद्रमा आएंगे उस दिन आपको गर्भधान नहीं करना है। या आप सूर्य को किसी भी राशि में बिठा दीजिए, सूर्य जिस राशि में हो उसके जस्ट सामने चंद्रमा होंगे, तो उस दिन अगर आप गर्भाधान करते हैं तो संतति नपुंसक पैदा होती है। जो संतति होगी वो नपुंसक पैदा होगी। ये पहली बात। दूसरी बात जो है वो हमें समझना होगा। ये पहला प्रभाव हो गया। दूसरा कि जन्म कुंडली में जिस दिन का गोचर आप बना रहे हैं, जिस दिन आप गर्भाधान की कोशिश कर रहे हैं, उस दिन की जो कुंडली होनी चाहिए, उस कुंडली में जहां कहीं भी बुध उस दिन राशि में विराजमान हो, उस बुध के ऊपर शनि की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। जिस दिन आप गर्भाधान की कोशिश कर रहे हैं उस दिन बुध और शनि आमने सामने नहीं होने चाहिए। दृष्टि का मतलब शनि यहां से भी बैठ करके दृष्टि से बुध को देखेंगे। ये अगर संबंध होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर शनि आप जिस दिन गर्भाधान करने जा रहे हैं उस दिन 12 नंबर की राशि में बैठे हैं, मीन राशि में, और बुध देव पे उनकी दृष्टि जहां पे भी हो वो पड़ रहे हो, जिस भी बात समय की करते हैं, आमने सामने नहीं होना चाहिए। बाकी शनि की दृष्टि बुध पे 10वीं दृष्टि पड़ती है, तीसरी दृष्टि यहां से पड़ेगी, तो तीसरी और 10वीं दृष्टि का नहीं लेना है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना होगा गर्भाधान के समय कि बुध और शनि आमने सामने ना हो, प्रत्यक्ष परस्पर आमने सामने ना हो। अगर ये स्थिति रहेगी कि शनि और बुध आमने सामने हो जाएं, सूर्य या बुध आमने सामने हो जाए, सूर्य या चंद्रमा आमने सामने हो जाएं, तो ये भी एक नपुंसक संतति पैदा करने वाली बात हो जाती है। ये दूसरा सिद्धांत है, इसको भी याद रखना चाहिए, क्योंकि आप एक श्रेष्ठ संतति प्राप्त करने की इच्छा से गर्भाधान करते हैं और हमारा सनातन धर्म हर एक विषय को बहुत गंभीरता से, मजबूती से समझने की और समझाने की कोशिश करता है। और तो और छोड़िए, आपको गर्भाधान तक का मुहूर्त बता दिया कि कब हमें गर्भाधान करना है। तो ये 2 सिद्धांत आपको हो गए। तीसरा, लग्न अगर उस दिन का, जिस दिन आप गर्भाधान की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप थोड़े से जानकार होंगे तो उस दिन की कुंडली आप बना सकते हैं कि अभी रात्रि में कौन सा लग्न बीतेगा। तो आप विषम संख्या का लग्न अगर मिल रहा हो, विषम संख्या अर्थात 1, 3, 5, 7, 9 और 11, मतलब विषम संख्या की राशि का लग्न बन रहा हो उस समय, और उस पर मंगल की दृष्टि पड़ती हो, लग्न पर मंगल की दृष्टि पड़ती हो। मान लीजिए 3 नंबर की कुंडली बनी, मंगल यहां बैठ गए, तो लग्न पे देख लिए ना जी, उस दिन के गोचर में, उस समय के गोचर में विषम संख्या का लग्न बनता हो और उस लग्न के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ती हो, तो ये जो संबंध होता है ये भी नपुंसक संतति पैदा करने का योग हो जाता है। इस दशा काल में भी व्यक्ति को जो गर्भाधान होगा वो नपुंसक संतान पैदा करेगा। नपुंसक का अर्थ आप कई तरीके से जोड़ सकते हैं। जो पुरुष है बाद में स्त्री हो जाए। मेरे पास एक कुंडली आई थी कानपुर से, वो पुरुष था, MBA करने दिल्ली गया और अपने आप को लड़की बना लिया। ये चीजें भी हैं। तो ऐसी स्थितियां, अब कई बार वो ग्रह योग ऐसे बन जाएंगे कि व्यक्ति पुरुष होकर के स्त्रियों में, या पुरुष होकर पुरुषों में, स्त्री होकर स्त्रियों में दिलचस्पी रखने वाला हो जाता है। कहीं ना कहीं लैंगिक जो कमजोरी है वो उस जातक में देखने को मिलती है। ये तीसरा सिद्धांत हो गया। चौथा सिद्धांत, ये गर्भाधान पर निर्भर करता है, ये कुंडली की बात नहीं हो रही है कि ऐसे योग अगर कुंडली में बैठेंगे तो व्यक्ति नपुंसक होगा। नहीं, नपुंसक के योग दूसरे होते हैं। ये गर्भाधान के समय की बात है कि जब आप गर्भाधान करने जा रहे हैं तो ऐसी ग्रह स्थिति बन रही है जैसे कि मैंने तीनों बताए, कि सूर्य के ठीक सामने चंद्रमा ना हो, बुध के ठीक सामने शनि ना हो, लग्न विषम संख्या की राशि का बन रहा हो और उस पर मंगल की दृष्टि हो। तो ये 3। एक चौथा सिद्धांत और है, जिस दिन आप गर्भाधान करने जा रहे हैं, गर्भधारण करने जा रहे हैं, उस दिन चंद्रमा विषम संख्या की राशि में अगर मान लीजिए बैठ गए 1, 3, 5, 7, 9, 11, उस दिन चंद्रमा इन राशियों में बैठे हों, किसी एक राशि में,
और उस पर कि जन्म कुंडली में मंगल का प्रभाव यहां भी पड़ गया। एक तो लग्न वाली बात हो गई और दूसरे राशि वाली बात हो गई कि चंद्रमा विषम संख्या की राशि में बैठे हों और लग्न पर या चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि पड़ गई। तो पीछे वाला जो मैंने सिद्धांत बताया था वो लग्न पर दृष्टि के बारे में बताया था, और अभी मैं चंद्रमा के ऊपर दृष्टि की बात बता रहा हूं कि चंद्रमा अगर 1, 3, 5, 7, 9 और 11 नंबर की राशि में आपके उस दिन गर्भाधान के दिन बैठे हों और उस पर मंगल की दृष्टि जाती हो तो ये भी नपुंसक संतान पैदा करता है। क्लियर है? इसके अतिरिक्त भी हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए गर्भाधान में, मैं 2 लाइन की बात है उसको भी समझा ही देता हूं। तिथि गंडांत, मतलब एक तिथि समाप्त हो रही है और दूसरी तिथि आरंभ हो रही है। तो तिथि गंडांत, एक नक्षत्र समाप्त हो रहा है और दूसरा नक्षत्र उसी समय मिल रहा है, आप गर्भाधान उसी समय कर रहे हैं, है ना। नक्षत्र गंडांत हो गया कि एक नक्षत्र का अंत दूसरे का आरंभ। तीसरा कि राशि गंडांत, एक राशि कोई एक ग्रह छोड़ रहा हो और दूसरी राशि कोई ग्रह प्राप्त कर रहा हो। जैसे सूर्य, मान लीजिए सूर्य कर्क राशि में है, जिस समय आप गर्भाधान की कोशिश कर रहे हैं उस समय कर्क राशि से सूर्यदेव सिंह राशि में परिवर्तन कर रहे हो, और जो वो संधि काल है, जिस समय जैसे होता है ना कि एक ग्रह दूसरे राशि को प्राप्त कर रहा है, तो वो क्या कहते हैं, संक्रांति का काल, संधि का काल। तो संधि काल में किया गया गर्भाधान पुष्ट नहीं होता, कष्ट देता है, परेशानियों को देने वाला होता है। कोई भी ग्रह एक राशि को त्याग कर, जैसे विचार करिए, मान लीजिए मैंने मंगल की बात की, मंगल मान लीजिए 10 नंबर की राशि में है और मंगल रात्रि को 12 बजे कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं। तो 10 बजे से लेके 11 बजे के बीच जो ये मंगल का संबंध समय रहेगा मकर से कुंभ में जाने का, इसे संक्रांति काल कहेंगे। इस दौरान अगर आप गर्भाधान की कोशिश करते हैं, ये नेष्ट होता है, नहीं करना चाहिए। वैसे ही क्या बात कही, तिथि गंडांत, नक्षत्र गंडांत, राशि गंडांत, इसे लग्न गंडांत भी कह सकते हैं, या लग्न गंडांत भी आप इसको कह सकते हैं कि एक लग्न बीत रहा था, दूसरा आने वाला था, उसी समय आप मतलब शून्य काल पे, इसको आप शून्य काल समझ लीजिए कि एक खत्म दूसरा शुरू। तो ये 3-4 जो चीजें होती हैं इसका भी ध्यान हमें रखना चाहिए। एक राशि को पार करके, राशि गंडांत का अर्थ एक ग्रह एक राशि को छोड़ा दूसरी को प्राप्त कर रहा है, उस दौरान समागम नहीं करना चाहिए। एक नक्षत्र की समाप्ति, दूसरे नक्षत्र का आरंभ, उस बीच के काल को भी नहीं धारण करना चाहिए, है ना। एक लग्न की समाप्ति, दूसरे लग्न का आरंभ, तुरंत ही तात्क्षणिक, उस समय ही आप अगर गर्भाधान की कोशिश कर रहे हैं उस समय भी बचना चाहिए। जिस दिन आपका जन्म नक्षत्र हो, जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है उस नक्षत्र में कभी भी गर्भधान नहीं करना चाहिए। आपका जन्म आश्लेषा में हुआ, आश्लेषा नक्षत्र में ही आप गर्भधारण कर रहे हैं, ये पति और पत्नी दोनों को ध्यान रखना चाहिए। ये दोनों के जन्म नक्षत्रों का त्याग करना चाहिए। जिस तिथि में आपका जन्म हुआ है उस तिथि में भी गर्भाधान नहीं करना चाहिए। कोशिश करें तो इतना सब बचा लेना चाहिए। जिस दिन आपके पितरों का पक्ष होता हो, जो वार उनका बन गया, या जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी, जिस दिन वो सिधारे थे, उस दिन भी हमें बचा लेना चाहिए। क्लियर है? इतनी सारी विषयों का, इतनी सारी बातों का ध्यान करके जब आप गर्भाधान की कोशिश करेंगे तो एक श्रेष्ठ, गंभीर, भाग्यशाली, धार्मिक और प्रबुद्ध, महत्वाकांक्षी, बहुत श्रेष्ठ संतति की प्राप्ति होती है। ऐसा हमारे पूर्वजों ने लिखा है, और ये कोई मैं अपने मन से नहीं बता रहा। मैंने अपने कार्यक्रम में बिल्कुल अपने मन से नहीं बताता, शास्त्र की ही बात करता हूं। इधर उधर की कोई बात डिमडाम अपने मन से नहीं कि ये कर दो वो कर दो, नहीं। तो इतनी सारी विषयों पे आपको ध्यान रखना ही चाहिए, जिसमें आपने ग्रहों को देख लिया, उस दिन की कुंडली समझ ली, उसके बाद आपने कुछ विशेष योगों का भी देख लिया, व्यतिपात योग हो गया, ऐसी चीजों का भी थोड़ा सा त्याग करें। फिर वो मैंने उस पर बहुत पहले कार्यक्रम बनाया है, आज उसकी आवश्यकता नहीं। विशेषतः आज के कार्यक्रम में मैं आपको यही बताना चाहता था कि ग्रह स्थिति कैसी होनी चाहिए, है ना। अब आइए, कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूं। कामदेव की उत्पत्ति हो जाती है, संध्या नाम की देवी भी उत्पन्न हो जाती हैं। कामदेव को ब्रह्मदेव कहते हैं कि तुम सबके ऊपर तुम्हारा आधिपत्य रहेगा और तुम प्रत्येक जगह विराजमान रहोगे।
कामदेव को ऐसा लगता है कि भगवान ब्रह्मदेव ने मुझे ये बात बता तो दी, लेकिन पहले इसका परीक्षण करता हूं। अपने बाण चलाए, उन्होंने ब्रह्मदेव को भी मोहित किया, ब्रह्मा के मानस पुत्रों को भी मोहित किया। इतने मोहित कर लिए कि ब्रह्मदेव भी संध्या के ऊपर मोहित हो गए। उनके पुत्र दक्ष आदि जो मानस पुत्र थे, उनका भी मन मोहित हो गया संध्या पे। इसी बीच में धर्म की उत्पत्ति होती है। धर्म कहते हैं कि अरे ये सब लोग तो काम के वशीभूत हो गए। फिर धर्म जो ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं, उन्होंने भगवान शिव को याद किया और कहा, अब क्या कहा ये कल बताऊंगा, पर फिलहाल आपने इतनी सारी बातें जान ली। ब्रह्मा जी ने मानस पुत्रों की उत्पत्ति की, उसके बाद कामदेव की उत्पत्ति हुई, संध्या नामक महान सुंदरी की उत्पत्ति हुई, जिसको देखकर ब्रह्मा जी और उनके मानस पुत्रों का मन उन पे आता है। अर्थात इसके हिसाब से ये भी कह सकते हैं कि कामदेव का परीक्षण हो जाता है। कामदेव ये जान जाते हैं कि हाँ, जो काम मुझे ब्रह्मदेव ने दिया है, मैं अगर वो ब्रह्मदेव के ऊपर ही उसका परीक्षण कर लिया, इसका अर्थ है कि मैं किसी के ऊपर भी वो परीक्षण कर सकता हूँ। तो आगे इतनी सारी चीज़ें हैं। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।